हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो मैंने देखा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो लोग हैं धीरे धीरे पेपर घोषित कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे हैं कि सोशियोलॉजी, एजुकेशन साइंस और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो मैंने छोड़ चुका है और आज हिंदी के मॉडल पेपर को लेके आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हिंदी के बारे में बताते हैं। तो हिंदी का पहला टॉपिक मान लेते हैं कि जैसे हिंदी मॉडल पेपर लेके आए हैं। और हाँ, हिंदी जिसका दूसरा होगा उसको हम बाद में लाएंगे, लेकिन आज हम हिंदी काव्य का लाए हैं। तो हम इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि संस्मरण किसे कहते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? तो संस्मरण में होता क्या है कि जैसे लेखक है जो अपने विचार एवं अनुभव को देखता है उसी को अपने लेखनी में व्यक्त करता है, यानी अपने उसमें जो यादें होती हैं, भावनाएं होती हैं और अनुभव का लेखा जोखा ही संस्मरण कहलाता है। यानी लेखक इसमें अपने जो आंखों से स्वयं आंखों से देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी को हम संस्मरण कहते हैं। दूसरा बता दें कि उपन्यास क्या कहलाता है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है? तो बता दें कि उपन्यास में क्या होता है कि लेखक के पूरे जीवन का एवं उसके विचारों का चित्रण होता है। यानी उपन्यास में लेखक के पूरा जीवन और उसके विचारों का चित्रण होता है। यह लंबी कथाएं होती हैं, लंबे समय तक चलते हैं। और कहानी जो होती है आपको कथा के रूप में सुनाई जाती है, यह एक छोटे प्रारूप की होती है। कहानी यानी जिससे हम प्रेरित हो जाए यानी कहानी में क्या होता है कि हम एक शॉर्ट कहानी सुनते हैं या कथा सुनते हैं जिससे क्या होता है हमें कुछ सीख मिलती है, अनुभव होता है। और उपन्यास के बारे में हम क्या करते हैं, किसी लेखक के जीवन के बारे में जानते हैं। तो वही उपन्यास में लेखक के पूरा जीवन और उसके विचारों का वर्णन होता है। ये लंबी कथाएं हैं, लंबे समय तक चलती है। और कहानी एक कथा के रूप में प्रारूप होती है, छोटी होती है और कथा के रूप में सुनाई जाती है। तीसरा बता दें आत्मकथा और जीवनी के बारे में अंतर। आत्मकथा और जीवनी के बारे में अंतर। तो आत्मकथा जीवनी होता क्या है? तो बता दें कि आत्मकथा में लेखक केवल अपने जीवन के बारे में लिखता है, वही आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा लेखक जो अपने जीवन के बारे में अपने हाथों से लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। और जीवनी क्या होता है, जैसे हम हैं, कोई लेखक पर हम प्रेरित हो गए, कोई लेखक हमारा जैसे फेवरेट है, जैसे किसी का फेवरेट लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसी का प्रताप नारायण मिश्र। तो वैसे जिससे हम प्रेरित होकर उसके बारे में लिखना वो जीवनी कहलाता है। और खुद हम स्वयं के बारे में अपने खुद स्वयं के बारे में जो लिखेंगे वो आत्मकथा कहलाता है। यानी यहाँ को आपको अंतर कि आत्मकथा जो लेखक अपने जीवन के बारे में अपने स्वयं हाथों से लिखता है, वही जीवनी क्या होता है कि हम दूसरे से प्रेरित होकर उसके बारे में लिखते हैं। चौथा आता है कि प्रथम उपन्यासकार का नाम। प्रथम उपन्यासकार का नाम। तो बता दें कि प्रथम उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। बता दें कि ये हिंदी के महान लेखक एवं उर्दू के महान लेखक थे। पहले मुंशी प्रेमचंद्र जी हिंदी और उर्दू के महान लेखक हुआ करते थे। तभी क्या हुआ कि इनकी उपन्यासकारी बाद में धीरे धीरे लेखनी के तरफ देखते हुए बंगाल के जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो थे, उन्होंने इन्हें मुंशी प्रेमचंद्र जी को महान उपन्यासकार क्या दिया, मैंने प्राप्ति दी। मैंने प्रथम उपन्यासकार कहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी पहले हिंदी और उर्दू के महान लेखक थे। उसके बाद से बंगाल के महान उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मुंशी प्रेमचंद्र को प्रथम उपन्यासकार कहे थे। उसके बाद से आता है कि पांचवा, प्रथम कहानी का नाम क्या होता है? प्रथम कहानी का नाम क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रथम
कहानी का नाम बताइए। हर एक पेपर में पूछता है, हर एक सेमेस्टर के पेपर में ये सवाल पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर में पूछेगा। ये प्रथम कहानी का नाम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम, षष्ठम सब में पूछ सकता है। तो प्रथम कहानी का नाम, तो हम बता दें कि प्रथम कहानी के नाम में बहुत ही मतभेद है। आज तक पुष्टि नहीं हुई है कि प्रथम कहानी का नाम क्या है। कोई कहता है कि इंसा अल्लाह की रानी केतकी है, कोई कहता है इंसा अल्लाह की रानी केतकी है, कोई कहता है रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय है, 11 वर्ष का समय है। उसके बाद से कोई कहता है कि माधवराव साकरे जी का एक टोकरी भर मिट्टी है, एक टोकरी भर मिट्टी है। कोई कहता है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी जी का इंदुमती है। तो इस क्या था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकल क्वेश्चन, प्रथम कहानी का नाम। तो कोई कहता है कि देखिए, कहेंगे कि पहले लिखेंगे इसमें कि प्रथम कहानी के नाम में अभी भी मतभेद है। उसके बाद से निम्नतानुसार कोई कहता है कि इंसा अल्लाह की रानी केतकी है, कोई कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 11 वर्ष का समय है, कोई कहता है कि माधवराव साकरे जी का एक टोकरी भर मिट्टी है, और कोई कहता है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी का इंदुमती है। तो ये पूरा लिख देंगे। बहुत सारी अभी कहानियां, लेकिन निम्न प्रकार से प्रथम कहानियों में ये इन्हीं लोग का उल्लेख होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें बढ़ाना होगा। तो रानी केतकी का प्रकाशन वर्ष, 11 वर्ष का प्रकाशन वर्ष, और एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष, और इंदुमती का प्रकाशन वर्ष हम लिख देंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन है कम से कम 200 ना तो 300 शब्दों में बन कर तैयार हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध के बारे में क्या कहना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध के बारे में क्या कहना था? सातवां क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध के बारे में क्या कहना था? निबंध के बारे में क्या कहना था? तो सर्वप्रथम बता दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्म जो तिथि है 1844 ईस्वी में हुई है, और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1844 में और मृत्यु 1941 ईस्वी में। और इनके पिता चाहते थे कि हमारा जो बच्चा है वो अंग्रेजी, उर्दू में क्या करे, और संस्कृत जो है विषय, इसमें वो महान उपलब्धियां हासिल कर ले। इनके पिता चाहते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कि अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत का महान उपलब्धि हासिल करेंगे। अगर पूछेंगे ये तीनों पे जोर डाले तो ये हिंदी के कैसे महान लेखक हो गए? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या करते थे कि हिंदी जो थी उसको छुपा छुपा के, जितना टाइम बचता था पिता से छुपा छुपा के पढ़ते थे और उस पर गहरा अध्ययन करते थे। और इन्हीं का कहना है निबंध के बारे में कि निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक अपने विचार और अनुभव को विस्तार रूप से व्यक्त करते हैं। जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, विचार और अनुभव जो होते हैं वो विस्तार रूप से कहते हैं। माने निबंध एक ऐसी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि निबंध एक ऐसी रचना है जिसमें लेखक अपने विचार और अनुभव को क्या करते हैं, व्याख्या रूप से व्यक्त करते हैं, यानी प्रसार करते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अशोक के फूल का निबंध के बारे में क्या तात्पर्य है? अशोक के फूल का क्या तात्पर्य है? तो बता दें कि अशोक के फूल को लिखने वाले का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक, अशोक के फूल का क्या तात्पर्य, तो बता दें कि पहले इसको लिखने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। 1979
1907 में इनका जन्म हुआ था और 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद से बता दें कि इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषीमती था। ये महान ज्योतिषी भी थे, इनके पिता ज्योतिषी थे, तो यह क्या करते थे, ज्योतिषी का भी गहरा अध्ययन किए। और यह हमारे बलिया के दुबे छपरा के रहने वाले थे, बलिया के दुबे छपरा के रहने वाले थे। तो इन्होंने अशोक के फूल के बारे में क्या बताया था कि जो सभ्यता और संस्कृति है इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। सभ्यता और संस्कृति क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है, इसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता। क्या होता है कि इन्होंने जो ऐतिहासिक थी, सामाजिक थी, संस्कृति थी, उसको इन्होंने गहरा अध्ययन कर लिया था। और अशोक के फूल अगर जब जाके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह कितने महान विद्वान थे। अशोक के फूल के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कितने विद्वान थे। इन्होंने क्या बताया था, इसी से अंदाजा लगा दीजिए इसकी दो लाइनें कि सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है, इसके समय के प्रहार से कोई नहीं बच सकता, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। उसके बाद से 8वां हो गया। 9वां है कि जयशंकर प्रसाद जी का कुछ लेखकों का नाम बताइए। मैंने जयशंकर प्रसाद जी के कुछ लेखन का नाम बताया, ठीक। तो भाई इनके तो बहुत से लेखन हैं। पहला है उर्वशी, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, उसके बाद से है रामायणी, उसके बाद से है लहर। तो जयशंकर प्रसाद जी के ये महान लेखक थे जो कि हरदम पूछे जाते हैं, उर्वशी, चंद्र, स्कंदु, कप्यायनी, लहर। एवं लास्ट क्वेश्चन 10वां है कि हिंदी के 4 तार सप्तक वर्ष बताइए। हिंदी के 4 तार सप्तक वर्ष बताइए। तो तार सप्तक वर्ष में क्या होता है कि पहला हुआ था 1943 में, फिर 1951 में, और तीसरा 1959 में और 1979 में। हिंदी के 4 तार सप्तक वर्ष कब हुए थे, एक 1943, एक 1951, एक 1959 और एक 1979। तो इन्हीं के अंतर्गत हिंदी के 4 तार सप्तक हुए थे जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त हुआ था। तो ये 10 क्वेश्चन है। और 11वां है रिजर्व में जो कभी कभी पूछता है, माने ये तो लास्ट क्वेश्चन हो गए, एक कभी कभी रिजर्व में पूछ देता है कि रेखा चित्र क्या है। रेखा चित्र क्या है, 11 एवं क्या रिजर्व क्वेश्चन है, पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। रेखा चित्र क्या है, तो रेखा चित्र में क्या होगा कि यह गद्य की एक गौण विद्या है। क्या है, गद्य की एक गौण विद्या है, गद्य की गौण विद्या है, जिसमें क्या होता है, गद्य की गौण विद्या में क्या होता है, हम आपको बता दें कि इसमें होता है कि रेखाओं द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना को, किसी वस्तु, व्यक्ति एवं उसकी घटना को कम शब्दों में सजीव या मौम स्पर्शी दर्शन किया जाता है, मौम स्पर्शी दर्शन किया जाता है, ठीक। तो रेखा चित्र गद्य की एक गौण विद्या है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना का क्या होता है, कम शब्दों में सजीव या मौम स्पर्शी दर्शन किया जाता है। यानी रेखा चित्र में रेखाओं द्वारा किसी वस्तु का, व्यक्ति का एवं घटना का बोध कराया जाता है। तो हिंदी का मॉडल पेपर था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में